जब आप बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा एक्चुअल में कहाँ लगता है? फंड मैनेजर किस तरह से डिसाइड करता है कि किस कंपनी में कितना हिस्सा एलोकेट करना है, और ये एसेट एलोकेशन टर्म का असली मतलब क्या होता है? अगर आप बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का एक डिटेल्ड वॉक थ्रू चाहते थे तो ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आप समझ सके कि आपका पैसा इस एनएफओ के थ्रू कैसे काम करेगा और कौन से सेक्टर्स इस स्कीम के कोर में होंगे। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि फंड अपने टोटल एसेट्स को अलग अलग इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में कितना प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा। हर म्यूचुअल फंड का एक इंडिकेटिव एसेट एलोकेशन पैटर्न होता है जो इन्वेस्टर्स को क्लियर आइडिया देता है कि उनका पैसा किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा। बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के केस में ये एक सेक्टोरल इक्विटी फंड है, मतलब इसका फोकस हमेशा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर रहेगा। स्कीम के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक फंड अपना मिनिमम 80% और मैक्सिमम 100% तक इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा, सिर्फ उन कंपनीज में जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ये ही इस फंड का कोर एलोकेशन है। अब बात करें बाकी एलोकेशन की। फंड मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो 0 से 20% तक ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बीएफएसआई के बाहर हो, कुछ लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करने के लिए। और अगर जरूरत पड़ी तो 0 से 10% तक एलोकेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी INVITs में भी हो सकता है। इस इंडिकेटिव एलोकेशन का मतलब ये नहीं कि फंड हर समय एग्जैक्ट परसेंटेज पर ही इन्वेस्टेड रहेगा। इंडिकेटिव का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट रेंज, जहां फंड मैनेजर मार्केट के कंडीशंस और अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एडजस्ट कर सकता है। ये फंड फ्लेक्सिबल है, पर कैसे? What indicative allocation means? चलिए थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। जब स्कीम लॉन्च होती है तब फंड मैनेजर एक मॉडल पोर्टफोलियो डिजाइन करता है उस टाइम के मार्केट डेटा और वैल्यूएशंस के बेसिस पर। लेकिन मार्केट डायनामिक है, स्टॉक्स के प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी कंडीशंस हर दिन बदलते हैं। इसी वजह से स्कीम अपनी एलोकेशन रेंज के अंदर फ्लेक्सिबल रह सकती है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। फंड मैनेजर करेक्शन के टाइम पर एलोकेशन को 80% से नीचे नहीं ला सकता, बट रिमेनिंग 20% को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए डेट या लिक्विड फंड्स में रख सकता है। बाद में जैसे ही कंडीशंस ठीक होती है वो रीएलोकेट कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी शॉर्ट टर्म डिफेंसिव पर्पस के लिए होती है। लॉन्ग टर्म में फंड हमेशा अपनी मेन एलोकेशन बीएफएसआई सेक्टर के अंदर रखता है, और सेबी के सर्कुलर के मुताबिक एएमसी को एनएफओ से पैसे रिसीव होने के बाद 30 बिजनेस डेज के अंदर अपने एसेट्स को डिप्लॉय करना पड़ता है। मतलब 1 महीने के अंदर फंड मैनेजर को अपना पोर्टफोलियो एक्चुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना पड़ता है। अगर 30 बिजनेस डेज में डिप्लॉयमेंट कंप्लीट नहीं होता तो एएमसी को ट्रस्टीज को रिटन जस्टिफिकेशन देनी होती है। ट्रस्टीज रीजनेबल एक्सटेंशन दे सकते हैं, आमतौर पर ये लिमिटेड होती है ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा आइडल ना रहे। पर वेयर विल द फंड इन्वेस्ट? अब बात करते हैं कि ये स्कीम किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती है। बीएफएसआई का मतलब सिर्फ बैंक नहीं होता, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें हर वो कंपनी आती है जो किसी ना किसी तरह फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन या फाइनेंशियल प्रोडक्ट से जुड़ी होती है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बैंक्स। ये कैटेगरी ऑब्वियस है, इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस है जो क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट्स और लोन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इकोनॉमी को फ्यूल करते हैं। दूसरा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs। ये वो इंस्टीट्यूशंस है जो लेंडिंग और फाइनेंसिंग करते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बैंक जैसा नहीं होता। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसे कंपनीज इस कैटेगरी में आते हैं। इनका रोल रिटेल और स्मॉल बिजनेस लेंडिंग को एक्सपांड करने में क्रूशियल है। तीसरा सेगमेंट है इंश्योरेंस।
भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है और यही ग्रोथ पोटेंशियल क्रिएट होती है। फंड HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ जैसे इंश्योरेंस कंपनीज और ICICI लोम्बार्ड जैसे जनरल इंश्योरर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। चौथा है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और ब्रोकिंग फर्म्स। ये कंपनीज वेल्थ मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन को एनेबल करते हैं। ग्रो, HDFC AMC, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, ये सब एग्जाम्पल्स है ऐसे बिजनेस के जो रिटेल इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल मार्केट्स से जोड़ने में मदद करते हैं। पांचवा सेगमेंट है फिनटेक। ये वो डिजिटल कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज को सिंप्लीफाई कर रही है। पेमेंट गेटवेज, लेंडिंग एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे पेटीएम, फोन पे और रेजर पे इस ट्रेंड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फंड मैनेजर फिनटेक रिलेटेड लिस्टेड कंपनीज में भी एक्सपोजर ले सकते हैं जहां इनोवेशन और स्केल दोनों दिख रहे हो। इसके अलावा स्कीम्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग हाउसेज में भी इन्वेस्ट कर सकती है। ये सब सेबी और AMFI के इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन के हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज के स्कोप में आते हैं। यानी अगर आपको एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से लग रहा हो कि ये फंड सिर्फ ट्रेडिशनल बैंक्स तक लिमिटेड रहेगा, तो ऐसा नहीं है। ये पूरे BFSI यूनिवर्स को कवर करता है, फ्रॉम लेगेसी इंस्टीट्यूशंस टू न्यू एज डिस्ट्रप्टर्स। इतने सारे सेक्टर्स के साथ हाउ द फंड मैनेजर बिल्ड्स द पोर्टफोलियो। बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एक रिसर्च ड्रिवन प्रोसेस पर बेस्ड है। फंड मैनेजर का फोकस सिर्फ सेक्टर के नाम पर नहीं, बल्कि उन कंपनीज पर होता है जो स्ट्रक्चरल चेंजेस से लॉन्ग टर्म फायदा उठा सकते हैं। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के मुताबिक फंड मैनेजर मेगा ट्रेंड्स को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ये मेगा ट्रेंड्स 3 पिलर्स पर बेस्ड है: डिजिटल इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और वेल्थ टेक एक्सपेंशन। डिजिटल इनोवेशन का मतलब है बैंकिंग और पेमेंट्स के अंदर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, जैसे UPI, डिजिटल KYC, नियो बैंकिंग और AI बेस्ड क्रेडिट अंडरराइटिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि भारत के हर शहर और गांव तक फाइनेंशियल एक्सेस पहुंचाना। और वेल्थ टेक एक्सपेंशन का मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आम इन्वेस्टर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल हो रहे हैं। फंड मैनेजर इन सेक्टर्स के अंदर ऐसे बिजनेसेस आइडेंटिफाई करेगा जिनका मॉडल सस्टेनेबल हो और जिनके वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लेवल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है, मतलब लार्ज कैप बैंक्स और NBFC से लेकर मिड कैप इंश्योरर्स और स्मॉल कैप फिनटेक्स तक सभी कैटेगरीज में अपॉर्चुनिटीज कैप्चर की जा सकती है। पोर्टफोलियो डायनामिक होगी, जहां एलोकेशन टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशंस, अर्निंग्स ग्रोथ और मैक्रो ट्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेंडिंग ग्रोथ एक्सेलरेट होती है तो फंड बैंक्स और NBFCs में ज्यादा वेटेज रख सकता है। अगर इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो फोकस वहां शिफ्ट हो सकता है। इक्विटी के अलावा ये फंड डेट और कई और इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करता है। तो देखते हैं रोल ऑफ डेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल्दो ये प्राइमरीली एक इक्विटी फंड है, फंड मैनेजर को 0 से 20% तक एलोकेशन नॉन BFSI इक्विटीज, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में रखने की परमिशन है। ये एलोकेशन लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर फंड को रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आती है तो कुछ पोर्शन इजीली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में रखना पड़ता है। डेट पोर्टफोलियो के अंदर AMC का फोकस हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स पर होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। फंड सिक्योरिटाइज्ड डेट और रीपो ट्रांजैक्शंस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी लिमिटेड परसेंटेज तक यूज कर सकता है एज अलाउड बाय सेबी। इसके अलावा स्कीम 10% तक एक्सपोजर रीट्स और INVITs में ले सकती है। ये इंस्ट्रूमेंट्स रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के जरिए इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों का पोटेंशियल देते हैं। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी फंड को अलग अलग मार्केट एनवायरनमेंट्स में अपने रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने का चांस देती है। अब देखते हैं डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग।
सेबी के नए नॉर्म्स के मुताबिक एएमसी को एनएफओ क्लोज होने के 30 बिजनेस डेज के अंदर फंड को डिप्लॉय करना होता है। मतलब इन्वेस्टर के पैसों को एक्चुअल स्टॉक्स या इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। डिप्लॉयड ना होने पर एएमसी को ट्रस्टीज को रिटन जस्टिफिकेशन देनी होती है। ट्रस्टीज रीजनेबल एक्सटेंशन दे सकती है अगर कभी पैसिव ब्रीच होता है, यानी मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से एलोकेशन टेम्पररी अपने मैंडेट रेंज से बाहर चला जाता है, तो फंड मैनेजर को 30 बिजनेस डेज के अंदर रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है और अगर जरूरत हो तो 60 डेज तक का एक्सटेंशन लिया जा सकता है। इस प्रोसेस से इंश्योर होता है कि फंड हमेशा अपने मैंडेट के अंदर डिसिप्लिन्ड रहे। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लो तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी बैलेंस को ध्यान में रखो। बीएफएसआई सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मतलब है भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के कोर में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी, लेकिन साथ ही यहाँ कुछ साइक्लिकल रिस्क्स भी होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंजेस, रेगुलेटरी पॉलिसीज या क्रेडिट क्वालिटी रिस्क्स। फंड मैनेजर इन रिस्क्स को डाइवर्सिफाई करता है बाय इन्वेस्टिंग अक्रॉस डिफरेंट सब सेगमेंट्स, बैंकिंग, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, फिनटेक और वेल्थ मैनेजमेंट, जिससे पोर्टफोलियो एक सिंगल ड्राइवर पर डिपेंडेंट ना रहे। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई एक रेफरेंस पॉइंट है जिससे एएमसी अपने परफॉर्मेंस को मेजर करेगी। लेकिन फंड का ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में सेक्टर के ब्रॉड पोटेंशियल को कैप्चर करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब देती हूँ, व्हाई डज दिस फंड एग्जिस्ट? बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की ओवरऑल फिलॉसफी ये है कि भारत के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आज इंडिया में सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स ही नहीं, बल्कि क्रेडिट पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डिमांड और इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन सब एक साथ ग्रो कर रहे हैं। ये एक मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये फंड इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनली मैनेज्ड, रिसर्च बैक्ड एक्सपोजर देता है, जहां एक ही फंड के थ्रू आप बैंकिंग, लेंडिंग, इंश्योरेंस, फिनटेक और वेल्थ टेक जैसे सेक्टर्स के पोटेंशियल ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पर याद रखो, ये एक सेक्टोरल फंड है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड है और रिस्क हाई है। इसीलिए ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनके पास लॉन्ग टर्म व्यू हो, जो सेक्टर साइकिल्स को समझते हो और जो अपने पोर्टफोलियो में सेक्टोरल एक्सपोजर ऐड करना चाहते हो। तो अगर आप भारत के फाइनेंशियल रेवोल्यूशन पर विश्वास करते हो और आप चाहते हो कि आपका पैसा उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में ग्रो हो जहां से भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की नेक्स्ट पोटेंशियल वेव निकल सकती है, तो बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एक फोकस्ड व्हीकल हो सकता है। ये फंड बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर हर लेयर को कवर करता है, फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंक्स टू न्यू एज फिनटेक इनोवेटर्स। लेकिन जैसे हर सेक्टोरल फंड के साथ होता है, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग यहाँ की रोल्स प्ले करते हैं। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के चक्कर में डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है और आपको भारत के बीएफएसआई सेक्टर की पोटेंशियल पर भरोसा है, तो ये फंड एक स्ट्रक्चर्ड वे में उस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने का मौका देता है। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, स्कीम के डॉक्यूमेंट्स पढ़ो और फिर अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से डिसीजन लो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।